हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, कल के सेशन में हमने टीजीटी साइंस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे और वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। चाहे आप किसी भी टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हो, है ना, चाहे आप एनवीएस के लिए कर रहे हो, एईएस के लिए कर रहे हो, केवीएस के लिए कर रहे हो, यूपी के लिए कर रहे हो, XYZ किसी के भी लिए, देखिए वो सभी एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो और वहाँ से अपने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन पार्टी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सबशेल इज, बताइए कितने ना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एफ सबशेल के अंदर। तो देखो, अगर हम एफ सबशेल की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए भाई, जो आपकी एस होती है, पी होती है, डी होती है, एफ होती है। एस के अंदर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, पी के अंदर आपके 6 हो सकते हैं, डी के अंदर आपके 10 और एफ के अंदर आपके 14 यानी कि 14। तो 1 इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट फाउंड मोस्ट एबुडेंटली इन द अर्थ क्रस्ट इज, बताइए इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा उसमें एलिमेंट पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पर। तो इसका आंसर रहेगा आपका थर्ड यानी कि ऑक्सीजन। अगर हम देखेंगे तो आई थिंक 46% या 1% समथिंग ऑक्सीजन पाया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये बोल रहे हैं कि अ मेटल इन विच इवन आयरन कैन फ्लोट इज, ऐसा कौन सा मेटल है जिसके ऊपर आयरन फ्लोट कर सकता है। बताइए, सोडियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है या फिर मरकरी है। तो इसका आंसर है फोर्थ यानी कि मरकरी। देखिए, मरकरी एक ऐसा, ठीक है, मरकरी एक ऐसा बेसिकली मेटल, एक ऐसा मेटल है लिक्विड स्टेट के अंदर जिसके ऊपर आयरन फ्लोट कर सकता है। और ना केवल आयरन, इसके अलावा भी ऐसे काफी सारे कुछ मेटल्स हैं बेसिकली जो उसके ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैज, ओके, जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है, आपको पता है नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2। अब वो जो N2 है, वो जो N के जो 2 एटम्स हैं, इनके बीच में बेसिकली 3 यानी कि एक ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्डिंग होती है। ट्रिपल बॉन्ड होता है कौन कौन सा, उसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड और 2 बॉन्ड होते हैं पाई बॉन्ड। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बोल रहे हैं, व्हेन वाटर फ्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जब पानी फ्रीज होता है तो उसका जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, जीरो हो जाता है या फिर कोई चेंज नहीं होता। देखो, जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं ना तो एनर्जी जो होती है बेसिकली, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स की, जो वाटर की जो एनर्जी होती है वो बेसिकली लूज होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, पास पास स्टक होने लगते हैं और एक लैटिस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, सेकंड इज द राइट आंसर यानी कि इंक्रीजेस। ओके, एंड अगेन आई सेड कि ये जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टीजीटी देते हो, आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए आप लोग जहां से भी अपनी तैयारी कर रहे हो आप लोग अपनी करती रहिए। बट जहां से भी आपको मौका मिले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का, चाहे वो कोई बुक हो, कोई चैनल हो, कोई सोशल साइट हो, कुछ भी हो, बस आप लोग अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हमें हमारी तैयारी का अंदाज़ा होता है कि भैया चल क्या रहा है आखिर जीवन में, है ना, मीन्स अपनी स्टडी में। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए भी मिलते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहे हैं, अ मीटर इक्वल्स टू, जो मीटर होता है वो इक्वल होता है, बताइए 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम के, 10 की पावर 9 एंगस्ट्रॉम के, 10 की पावर 8 एंगस्ट्रॉम के या फिर 10 की पावर 6 एंगस्ट्रॉम के। तो ये बेसिकली, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो ए के ऊपर ऐसा प्यारा सा गोल सा सर्कल लगा हुआ है ना, इसको हम एंगस्ट्रॉम बोलते हैं और ये इक्वल होता है 1 यानी कि 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम के। सो 1 इज द राइट आंसर। अभी एंगस्ट्रॉम होती क्या है जी, एंगस्ट्रॉम आपकी एक यूनिट है लेंथ की, जिसके अंदर हम छोटा सा डिस्टेंस, शॉर्ट से शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ओके, अब एक और चीज़ है, अब आपको दिख रहा होगा यार ये अपने इंडिया का तो अल्फ़ाबेट लग नहीं रहा, हमारे यहाँ तो ए ऐसे नहीं लिखते, ए के ऊपर बड़ा प्यारा सा सर्कल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम, ये जो बेसिकली अल्फ़ाबेट है ये लिया गया है एक स्वीडिश अल्फ़ाबेट से। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। ओके, ये तो हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा बहुत पड़ा होगा, है ना, खाते भी हैं बेकिंग सोडा। तो चलिए, तो ये जो बेकिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला बता दीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका है 4th यानी कि
NaHCO3 और इसको हम क्या भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता हो तो। सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा भी इसको एक और वर्ड कुछ बोलते हैं, एक और नाम है इसका, क्या बोलते हैं? देखो अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इसको हम बोलते हैं एडिबल सोडा, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं, केमिस्ट्री इज टोटली अबाउट फॉर्मूलेज। आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री में होता ही क्या है। अगर एलिमेंट जिसको पता है ना, बस एलिमेंट्स का ही सारा खेल है। फॉर्मूलेज वगैरह पता होना चाहिए, एलिमेंट्स जो है कंपाउंड्स, ठीक है, बेसिकली पीरियोडिक टेबल आपको थोड़ी टिप्स पर याद होनी चाहिए, वही हमारी केमिस्ट्री है, यहीं से सारी चीज़ें होती हैं। फॉर्मूले अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं एग्जाम में, फिर हमें लगता है अरे यार काश वो फॉर्मूला पढ़ ही लिया होता तो आज कल्याण हो गया होता, है ना। तो ये वाली गलती नहीं करनी भाई। जो भी अच्छे अच्छे फॉर्मूलेज हैं, जो भी केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो, कोई भी फॉर्मूला आ जाए उसको अंडरलाइन करो, उसको लर्न कर लो। उसका नेम भी आपको पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं। उसका कहते हैं ना कि एक ही चीज़ के बहुत सारे नेम होते हैं। जैसे आप लोगों का अभी घर में कुछ और नेम होगा, है ना, बाहर कुछ और नेम होगा, है ना, स्कूल कॉलेजेस में कुछ और कहते होंगे, तो वही वाली चीज़ है। इसलिए हम इसको NaSCO3 इसका नेम होता है। थोड़ा सा ना पढ़ाई के साथ अगर हल्की हल्की बीच बीच में मस्ती होती रहे, मतलब थोड़ा सा एंजॉय होता रहे, तो वो पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। बट ऐसे बोरियत की तरह पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एम्पलीफायर डिवाइसेस, जो एम्पलीफायर डिवाइस है वो क्या होता है? डायोड है, ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टेंस है या कैपेसिटेंस है? तो एम्पलीफायर बताइए। तो ये बेसिकली सेकंड यानी कि ट्रांजिस्टर है। ओके, सेकंड इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वॉज गिवन बाय, बताइए पहला जो मॉडल था एटम का वो किसने दिया था? वो दिया था, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, मीन्स J.J. थॉमसन। ओके, J.J. थॉमसन ने इसको दिया था। ये आपको पता होना चाहिए। खांसी का तो ऐसा हो गया है भाई, करनी पड़ेगी ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन? बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओजोन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? O3। अब कितने इसके अंदर एटम्स लगते हैं? 3। तो क्या आंसर रहेगा? सेकंड, यानी 3 इज द राइट आंसर। ओके, सेकंड ऑप्शन मींस 3। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर्स बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन अकर्स। जो हीट ट्रांसफर होती है बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन अकर, बताइए। ये बेसिकली जो होती है ना, जो कन्वेक्शन प्रोसेस है, ये एक आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। और यहाँ पे जो हीट आपकी ट्रांसफर हो रही है, इसका फोर्थ आंसर है, ठीक है, सॉरी थर्ड, यानी कि लिक्विड्स एंड गैसेस। यानी कि बाय द बल्क जब मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, किसके मॉलिक्यूल्स का? गैसेस के मॉलिक्यूल्स का, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स का। तो वही ये आंसर है, यानी कि थर्ड इज द राइट ऑप्शन, ओनली इन लिक्विड्स एंड गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये बोल रहे हैं द मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होती है उनकी जो मीन लाइफ है, उनकी जो एवरेज लाइफ है, वो क्या है? तो वो बेसिकली होती है रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, समझे? यानी सेकंड इज द राइट आंसर, रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के उसका रेसिप्रोकल होती है क्या? जो उसकी मीन लाइफ होती है, जो एवरेज लाइफ होती है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस टेक्स प्लेस बाय। क्लोरीनेशन होता है बेंजीन का, बेंजीन का फॉर्मूला पता है, कैसे बेंजीन बनाते हैं आपको पता होगा। जब हम बेंजीन को, यार एक तो पता है कुछ वो नहीं है, मतलब मैं लिख के बता देती तो और मज़ा आता। चलो फिलहाल ऐसे ही समझ लीजिए। जैसे बेंजीन का हमने बनाया, ठीक है, बेंजीन को जब उसका क्लोरीनेशन कराएंगे, किसके? हीट उसको कराएंगे, तो क्लोरीनेशन यानी कि 3Cl2, यानी बेंजीन प्लस 3Cl2 जब आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बेंजीन और उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे क्लोरीन्स के, वो बेसिकली चेंज हो जाएंगे। जैसे आपने उसको हीट कराया, वो क्या हो गया? उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं अब क्लोरीन के, वो बेसिकली क्लोरीन के रेडिकल्स बन गए, और वो बेंजीन के हर एक उस पर एक एक क्लोरीन जो होगा आके अटैच हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली पूरा प्रोसेस होता है ना, ये आपका, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्यों भाई? क्योंकि सीधी सी बात है यार, जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स थे उनसे एक फ्री रेडिकल क्लोरीन बन गया है ना, तो इसी वजह से। तो थर्ड इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी यूज फॉर। पढ़ा है आपने AC/DC, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा फिजिक्स में। अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, इसको हम यूज नहीं कर सकते फॉर व्हाट? फॉर फोर्थ, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, 4 इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और ये बोल रहा है, आउटडोर्स ऑन द विंटर व्हाई डज अ पीस ऑफ मेटल फ्री कोल्डर देन अ पीस ऑफ वुड? बताइए। सो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि जो मेटल होता है बेसिकली वो एक गुड कंडक्टर होता है हीट का, ओके, रादर देन वुड, दैट्स व्हाई ओनली।
सो 1 इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर। बताइए कौन सा सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट कर देता है, और वो होता है सेकंड इज द राइट आंसर, यानी कि पैरामैग्नेटिक। हाँ जी 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 आ जाइए, ठीक है, ये वे रहेगा। की तरफ बढ़ते हैं और ये बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनमें से कौन सी चीज एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो इसका आंसर रहेगा बेसिकली ग्रेविटी, है ना, जो ग्रेविटी होती है वो नहीं होती, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बोल रहे हैं अमंग द फॉलोइंग द वन हैज द मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर। आपने बताना है कि किसका होता है। देखो आयोनिक कैरेक्टर्स का ऐसा होता है कि जो आपके बेसिकली कैटायंस होते हैं उनका सीधा सीधी बात है, जो जितने ज्यादा कैटायन होंगे हायर, उतना ज्यादा उनका आयोनिक कैरेक्टर जो कैरेक्टर होता है बेसिकली वो ज्यादा होता है। बट अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पे आपको कैटायंस नहीं दिए हुए, यहाँ पे आपको सारे एनायंस दिए हुए हैं। भाई क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नहीं होता है, नहीं क्लोरीन Cl नेगेटिव। अब NaCl है, LiCl है, KCl है, CHCl है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो CHCl है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सारे बता दूंगी ऑप्शंस। तो सबसे पहले बोल रहे हैं मैक्सिमम किसके अंदर होगा, तो मैक्सिमम की अगर मैं बात करूंगी तो इनमें से CHCl के ऊपर सबसे ज्यादा होगा, देन उसके बाद KCl पे होगा, देन उसके बाद NaCl पे होगा, देन उसके बाद LiCl पे होगा। ओके, अगर कुछ मतलब वो वाली चीज़ हो थोड़ा बोर्ड वगैरह ना, तो मस्त अपने आपको लिख लिख के हम बताते, सारी चीज़ अच्छे से समझा देते, पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स, बट सॉरी फॉर डैट। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कि भैया प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन पे कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, हर चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जब पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि एक ही बार में अच्छे समझ में आ जाए, कोई भी क्वेश्चन हो खटाक करके आ जाओ, ठीक है। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 इज द राइट, सॉरी 1 कह रही हूँ, 3rd इज द राइट आंसर। 1.6 × 10⁻⁹ C क्या, कूलम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बोल रहे हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स NO F एंड P, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड पोटेशियम। इसका आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, देन उसके बाद कौन सा होगा। तो ये वाली चीज ना मैं आपको भी पहले भी बोली थी थोड़ी देर पहले कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, केमिस्ट्री सारा खेल ही एलिमेंट्स का है, पूरी केमिस्ट्री उसी पे बेस्ड है, फिर वही फॉर्मूले बनाना, वही कंपाउंड्स, वही मिक्सचर्स, वो सारी चीजें। ओके, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भैया हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, किसने उसको दिया, जी मेंडलीव ने दिया। आपको पीरियोडिक टेबल्स के जो एलिमेंट्स है एटलीस्ट 30 तक तो आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे आपको बेसिकली लर्न होने चाहिए, है ना। इसके अलावा जब भी आप अच्छे से कर पाओगे, भी छोटी छोटी चीजें आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ इनमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है, तो इसका 3rd इज द राइट आंसर, यानी कि सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद पोटेशियम। तो 3rd ऑप्शन इज द राइट। अब एक और चीज है, देखो मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा बता दूं। जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बेसिकली क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। और जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो इसका उल्टा पूछ ले, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का पूछ ले, तो वो भी उसमें क्या होता है, वो उल्टा हो जाता है। अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करेंगे तो वो लेफ्ट टू राइट क्या होगी, डिक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है द लाइटेस्ट मेटल। गाइस ये मेरे जो भाई है ना मुझे वीडियो बनाने नहीं देते आराम से, कभी कोई आता रहेगा इस रूम में, कभी कोई आता रहेगा, थोड़ा सा वो रहता है डिस्टर्ब। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल इज। सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है पीरियोडिक टेबल का, बताइए। लिथियम है, हीलियम है, कौन सा है। तो जो लिथियम होता है ना वो सबसे ज्यादा लाइटेस्ट मेटल है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं बुक के ना, बुक है आपकी एनसीईआरटी, उसके बिल्कुल ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे, आप सोचोगे यार ये तो हमने पढ़ा था पर पढ़ के भी हमने पढ़ा क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल बीच बीच में से ले लिए गए हैं, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आ भी चुके हैं एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं। द मोर रिएक्टिव मेंबर इन हैलोजन इज। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेंबर कौन है हैलोजन का, बताइए, है ना। सबसे पहले बता दूं आपको, सबसे पहले आपका होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद होता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद होता है आयोडीन। तो कौन सा हुआ जी, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स कंट्रीब्यूट्स टू अ चेंज इन इट्स। बताइए
जब हाँ कोई वर्क डन हो रहा है किसी बॉडी पे किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, तो उसके क्या चीज़ बेसिकली चेंज होती है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है ना, उसको हम कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो चेंज होती है। वो क्या होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वही आपकी मिलकर टोटल मैकेनिकल एनर्जी बनाता है और वही बेसिकली चेंज होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सेकंड, यानी कि टोटल एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज, देखो आ गई ना वही बात, अभी तो पूछा था इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा एलिमेंट, अब ये पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मैंने आपको बताया है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगेन मैं बता रही हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो क्या होती है? घटती है, डिक्रीज होती है। और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो बेसिकली थर्ड है, यानी कि सीजियम। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड्स टू अल्कोहल इन्वॉल्व। जब हम एल्काइल हैलाइड्स को, ठीक है, जो प्रोसेस है एल्काइल हैलाइड्स को हम बेसिकली अल्कोहल के अंदर चेंज करें तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बताइए। देखो क्या होता है ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यार मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं लिख के बता दूं, जैसे एल्काइल हैलाइड्स का क्या होता है ना, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसे ऐसे फॉर्मुलेज वगैरह होते हैं ना थोड़े से, ये तो वो पॉसिबल नहीं होता ऐसे मुंह से बता के हम बता पाएँ, तो आप थोड़ा नहीं समझ पाओ वाली चीज़ है। देखो एल्काइल हैलाइड्स का, जैसे मान लीजिए हमने कोई एल्काइल हैलाइड्स ले लिया, मान लीजिए RX फॉर्मूला ले लिया, RNX, उसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया आपने, क्योंकि आपको उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? मान लीजिए हमने इसकी NaOH के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई, उसको हमने हीट कराया, तो उसके बाद वो क्या बनेगा? NaOH से अगर हम कराते हैं, मान ली RX और NaOH है, तो वहां से आपका RX और NaOH है, तो वहां से बेसिकली आपका जो R के साथ ओके आपका OH जो होगा वो अलग निकल जाएगा, यानी कि अल्कोहल आपका बन जाएगा, और बचेगा क्या लास्ट में? लास्ट में क्या बचेगा? लास्ट में आपका Na बचेगा और साथ में X बचेगा। तो यही वाली वो चीज़ है, तो थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये जो पूरी रिएक्शन आती है ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिलोंग टू। जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं और जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो बेसिकली किस चीज़ से बिलोंग करते हैं? तो देखो एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, और जो एल्कलाइन मेटल्स होते हैं वो आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, और ये दोनों के दोनों ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 किसके अंदर आती है? एस ब्लॉक के अंदर आती है। तो ये किसके हो जाएंगे? 1 इज द राइट आंसर, मीन्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, चलिए एक मिनट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया, यस, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, पढ़ा होगा प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या होती है वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की? A is the right answer, 6.626 into 10 the power minus 34 जूल, है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट जब आप पढ़ते हैं तो क्या होता है कि भाई जो आपका E होता है, यानी कि जो भी आपकी एनर्जी होती है वो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेसिकली, वो होती है आपकी जो भी पोटेंशियल है ना, जो आपके रेडिएशन ऑफ जो भी आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल है उसके बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसे फ्रीक्वेंसी के हम बना देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल के हम बना देते हैं। जब हम उसको हटाते हैं साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, तो क्या लगा देते हैं? एक H लगा देते हैं, और वो जो H लगाया जाता है वही हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाता है, और उसकी वैल्यू ये होती है, ये पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलर क्वांटिटीज। वाह, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के अलावा तो बिना तो फिजिक्स कंप्लीट ही नहीं होती है, और स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी पता होना चाहिए। कुछ कुछ हैं जिनको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो कि भैया ये स्केलर क्वांटिटी, इन्हीं में से पूछ लेता है हर बार। कुछ वेक्टर क्वांटिटी है उनमें से ही पूछ लेते हैं। अब अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं, देखो वेलोसिटी, पहली बात तो पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शंस भी होती हैं। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और टेम्परेचर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या कभी टेम्परेचर के अंदर डायरेक्शन होता है? जब हम टेम्परेचर लेते हो तो ऐसे कहते हैं यार कितना बुखार है, 100 डिग्री वेस्ट, 80 डिग्री ईस्ट है, 99 डिग्री साउथ होता है? नहीं ना। तो इसीलिए टेम्परेचर आपकी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चलिए आई होप कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होगे। एंजॉय करें तो एक एक लाइक दे दीजिए प्लीज़, है ना, एक एक लाइक हो जाए, और साथ में कमेंट्स पसंद आए तो कमेंट्स करके बताइए, ताकि हम आगे भी फिर सेशन कंटिन्यू करें। थोड़ा सा होता है ना कि रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मन करता है चलो भैया बनाओ, और ना टाइम निकाल के हम बनाते हैं आपके लिए।
चलिए की तरफ बढ़ते ही बोल रहे हैं कि भाई मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है। तो देखो जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 4th इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्सेस। देखो कोई भी आप टीजीटी का एग्जाम देते हो साइंस का, वहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला हर बार आपसे एक न एक पूछ लिया जाता है, तो ये आप प्लीज करके जाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूले। मैंने कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको ये वाली चीज बोली थी। डायमेंशनल फॉर्मूले की हम बात करते हैं, पहले आपको इम्पल्स पता होना चाहिए, इसको हम जे से डिनोट करते हैं। और इम्पल्स होता है कि भाई कितना फोर्स इंटू कितना टाइम इंटरवल आपका लगता है। तो आपको पता है फोर्स की जो यूनिट है, आई मीन फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होता है mlt-2 इंटू, जब हम t का लेंगे, टाइम का हमने लिया t, अब आप इसको करेंगे तो बताइए क्या रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला आता है ये निकल के आता है mlt-1, और ये आपका एक इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है। ओके, तो 4th इज द राइट आंसर, यानी कि mlt-1। उसके बाद नेक्स्ट है द कलर ऑफ अ स्टार रिप्रेजेंटेड। जो कलर होता है ना स्टार का, देखते होगे यार, कोई कोई तो बड़ा रेड लगता है, कोई कोई बड़ा ब्लू लगता है, कोई कोई ब्लू ब्लू और थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट लगता है। तो ये जो कलर जो है स्टार्स का, ये क्यों, क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो सीधी सी बात है भाई, ये जो रिप्रेजेंट करता है ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। देखो जो जितना ज्यादा हॉटर स्टार होगा ना वो आपको ब्लू ब्लू दिखेगा या फिर ब्लू व्हाइट दिखेगा, बट जो जितना कूलर स्टार होगा वो आपको रेड दिखेगा, है ना। तो ये वाली चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक। एक हैंगिंग कारपेट है, ऐसे टंग रहा है, लटका हुआ है, अब उसको हम स्टिक से ऐसे पीट रहे हैं मस्त, हाँ, तो क्या हो रहा है, डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ, उसमें से क्या हो रहा है, डस्ट पार्टिकल्स निकल रहा है। आपने देखा जब आप सोफे की सुबह सुबह सफाई वगैरह करते होंगे अपने घर में, मम्मा वगैरह करती हैं, तो क्या होता है, हम ऐसे ऐसे सोफे को साफ करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं ना, हमसे गद्दों को मम्मी कहती है कि ऐसे गद्दों को अच्छे से झाड़ो, तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं जब उनको ऐसे ऐसे मारते हैं। तो वो क्या है, वही की चीज, वो ही जो लॉ है वो क्या है, हमने बचपन में इतना हमें पढ़ाया गया है फिजिक्स में, सबसे पहले 3 लॉ हमको आके सर याद करवा देते थे कि भैया ये 3 लॉ तो लर्न कर लो फिजिक्स में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। और बड़े अच्छे भी होते हैं, बड़ा इंटरेस्ट भी आता है न्यूटन्स के लॉ को लर्न करने में। अब तो वही चीज है, तो ये जो फिनोमिना है ना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। आपको पता होगा क्या होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मान लिया आपसे पूछ लिया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई चीज ऐसे स्टेट में है, एक रेस्ट की पोजिशन में है, मान लीजिए पेन है, जब तक मैं इस पेन को ऐसे धक्का नहीं दूंगी ना, थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगी, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये बोलेगा कि मैं क्यों हिलूं, मैं क्यों अपनी मेहनत करूं, तुम मुझे फोर्स लगाओ। अच्छा, मैंने इसको ऐसे फोर्स लगाया और ये बस ये गिरता गिरता बच गया, मैंने इसको पकड़ लिया। तो यही है, जब इसकी बेसिकली अभी क्या था, स्टेट ऑफ रेस्ट में था, जब तक इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, इसका डायरेक्शन, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ये वहीं रहेगा। और जैसे इस पर एक फोर्स लगाई, ये लो, बस ये गिर गया, समझ रहे हैं। तो यही है, यही क्या है बेसिकली आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ध्यान रखना, जब तक कोई भारी बल नहीं लगाओगे ना, वो चीज स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, वो हिलने वाली नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, आई थिंक, यस, आई थिंक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आज के यही पूरा सेशन था। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, बताएं कि कैसा लगा और आगे हम इसको कंटिन्यू करें या नहीं करें सेशन को, ये भी आप लोग हमें प्लीज़ बताइएगा, है ना। और बाकी अपने अच्छे से स्टडी करते रहिएगा। जो भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग, स्टडी के रिगार्डिंग हो, किसी भी चीज़ के, क्योंकि हमारा चैनल वैकेंसी के साथ साथ में आपके जो भी एग्जाम्स आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि यार जैसे भी मुझे टाइम मिले मेरी स्टडी से, तो मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा पाऊँ, है ना। इसके अलावा आप थोड़ा मोटिवेशनल वाली चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो आपको कैसा भी डाउट आता है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।